हेलो बच्चों। बच्चे, आज हम आपको व्याकरण के विभाग के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि व्याकरण का विभाग कितना है। तो व्याकरण भाषा को व्यवस्थित और स्थायित्व देने के लिए व्याकरण को बनाया गया। तो भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, भाषा को सुसज्जित करने के लिए, भाषा को रूपांतरित करने के लिए वाक्य का कार्य होता है। वाक्य के द्वारा भाषा की पहचान होती है। लेकिन वाक्य, आप जानते हैं कि वाक्य का निर्माण कहाँ से होता है? वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है, और शब्दों का निर्माण वर्ण से होता है। वर्ण से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, और इसका क्षय नहीं होता है। यह अक्षय है, इसलिए अक्षय होने के कारण इसको अक्षर भी कहा जाता है। कुछ लोग का, खा, गा, घा को कहते हैं यह अक्षर है। अरे भाई, यह अक्षर नहीं है। अक्षर इसलिए नहीं है क्योंकि व्यंजन है। क के साथ अ मिला हुआ है। हर व्यंजन के साथ अ का सपोर्ट है। आप उच्चारण करके देख लीजिए। क, क में अ, ख, ह तक, और ह के बाद छ, त्र और ज्ञ। छ, त्र और ज्ञ को व्यंजन वर्ण नहीं कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग, 5 कवर्ग, 5 चवर्ग, 5 तवर्ग, 5 टवर्ग, 5 पवर्ग, 25, और यह से ह तक 8। ये 33 व्यंजन वर्ण हुए। व्यंजन वर्णों की मुख्य संख्या 33 होती है। लेकिन कुछ व्याकरणाचार्यों ने कहा, भाई शब्द के निर्माण में छत्र ज्ञ को भी लिया जाता है, इसे भी लिया जाए। लेकिन उसमें क, सा जोड़ आ, का, सा, आ, तब हुआ छ, यानी त्रिमात्री हो गया। 3 मात्रा हुआ, इसे त्रिमात्री भी कहते हैं। इसी तरह से ता, हलंत रा, हलंत आ, तब हो गया त्र। जा, हलंत या, हल आ, बराबर हो गया य। बच्चे, त्रिमात्री की संख्या अगर कोई पूछेगा तो त्रिमात्री की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रिमात्री में री भी आता है, री भी आता है, स्र भी आता है। लेकिन संयुक्त वर्ण को मात्र 3 रखा गया है, छत्र और ज्ञ। तो अगर हम संयुक्त वर्ण को व्यंजन में मिला देंगे तो 33 और 3 कितना हो गया? 36। और स्वर वर्ण की संख्या जो है, आ से आह तक आपको कितने वर्ण होते हैं? आ से आह तक 12 वर्ण होते हैं, और 12 में अन और अह को निकाल दीजिए। अब अन और अह को क्यों निकाल देते हैं, ध्यान दीजिए। स्वर वर्ण की परिभाषा है कि इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और व्यंजन वर्ण की परिभाषा है कि पहले व्यंजन बाद में स्वर। लेकिन अन में पहले स्वर और आधा न आया तो व्यंजन बाद में, तो न ये स्वर है और न व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर आता तो व्यंजन होता, और अपने आप में स्वतंत्र नहीं, इससे स्वर नहीं है। इससे व्याकरणाचार्यों ने इसको अयोगवाह कहा। अयोगवाह में अन और अह ही नहीं आते हैं। अन और अह के साथ चंद्र बिंदु आता है, जैसे कंगना, और बहुत से शब्द हैं। और इसके साथ साथ एक और आता है, और उसको हम कहते हैं, जैसे किसी भी अक्षर जिसको हम कखा गघा को मानते हैं, जो कि वर्णों के मेल से बनता है, तो उसके नीचे अगर हम एक बिंदु देते हैं तो उसको हम उर्दू में कहते हैं नुक्ता। उर्दू के जितने भी शब्द हैं सब में नुक्ता का प्रयोग होता है, लेकिन उर्दू से जो हिंदी में शब्द आए हैं वो 5 वर्ण में होता है। क, ख, ग, क, ख, ग, ये 3 कखा गघा में हो गए। चौथा हो गया ज, और 5वां हो गया फ।
ये 5 शब्दों के नीचे बिंदु देते हैं और इसको कहते हैं नुक्ता, और नुक्ता के प्रयोग करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, और इसलिए इसको भी हम अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह को मुख्य स्वर से हम हटा दिए, तो 12 से 2 हटा दिए, कितना बच गया 10, और इसके साथ ह्रस्व को मिला देते हैं, तो कितने हो गए, स्वर हो गए 11, यानी स्वर 11 और व्यंजन 33, यानी मुख्य वर्ण हमारे 44 ही होते हैं। लेकिन व्याकरणाचार्यों में मतभेद है। कुछ व्याकरणाचार्यों ने कहा नहीं भाई, संयुक्त वर्ण के बिना वर्ण अधूरा रहेगा, इसको भी लिया जाए। तो 44 में जब हम 3 ले लिए तो हो गया 47। अब विभेद होता है, कुछ व्याकरणाचार्य कहते हैं अ के साथ आ आता है, साथ में आया, ह्रस्वी के साथ दीर्घ ही आता है, ह्रस्व के साथ दीर्घ आता है, ए के साथ है आता है। जब साथ में आता है तो फिर ह्रस्वरी अकेला क्यों रहेगा? व्याकरणाचार्यों ने कहा भाई झगड़ा नहीं, झगड़ा मिटाओ, चलो दीर्घरी को भी ले लेते हैं, और दीर्घरी को अगर हम ले लिए 44 में 1 मिला दिए तो 45 हो गया, और 47 में 1 मिला दिए तो 48 हो गया। अब दूसरे ने कहा हर री को क्यों लिया गया? कहा उससे शब्द बनता है, कहा कि तो शब्द तो ह्रस्वरी से भी बनता है, उसे भी लिया जाए। ह्रस्वरी को लिया तो कितना बन गया, 45 से 46 बन गया, और 47 में अगर हम इधर बढ़ाते जाएंगे तो 48 49 होते जाएगा। इस प्रकार से हुआ जब ह्रस्वरी को लिए, ह्रस्वरी के बाद दीर्घरी अपने आप मान्यता मिली, तो जब ह्रस्वरी को लिया गया तो दीर्घरी भी लिया जाए, और उसको लिया गया तो इधर दोबारा 47 48 आएगा, लेकिन इधर संख्या बढ़ रहा है, 49 50 की ओर बढ़ रहा है। तब कहा कि भाई जब ह्रस्वरी दीर्घरी को ले लिया तो घर का मामला है, अंश से चाहे वो अयोगवाह हो, ह्रस्व स्वर हो या व्यंजन हो, शब्द का निर्माण तो बहुत अधिक करता है। कल लिखना है आधा ना से बच जाइए, खन लिखना है, गन लिखना है, सारे शब्द में अनुस्वार आता है, इस शब्द का निर्माण करता है, इससे इसको भी लिया जाए। कहा तर्क वितर्क क्या करना है, इसको भी ले दो, तो इसको लिया तो 51 हो गया। अब आगे बढ़ा, अब इसके बाद 44 और 3 47, और इधर जो है 11 के बाद बढ़ते बढ़ते कहाँ बन गया 51, और जब आह को ले लिया, कहा भाई बुढ़ा है घर में, 1 लाख आदमी को खाना खिला दिया, और तुम्हारे घर में बुढ़वा खाला बिना मर गया, घर की प्रतिष्ठा तो चल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा अजूबा काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। आकार के बिना शब्द अधूरा होता है, सही उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम दुख लिखते हैं, ये दुख में अगर हम हकार नहीं लगाते हैं, आकार नहीं देते, तो दुख, इसका उच्चारण होता है दुख। अतः प्रय स्वतः बहुत से शब्द हैं जो शुद्ध शब्द का निर्माण करता है, इसे भी ले लिया जाए। तो इस तरह से ये 52 हो गया। अब व्याकरणाचार्य कह रहे हैं कि भाई डा है, टा ठा डा, तो ये घोड़ा लिखोगे तो घोड़ा हो जाएगा, लेकिन जब अनुस्वार दोगे तभी शुद्ध घोड़ा होता है। इसी प्रकार से ढकना, ये ढकना में ढक नीचे बिंदु देगा तब शुद्ध उच्चारण होगा, नहीं तो इसका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। इसे भी 1 दे दिया जाए, तो ये सबको मिला करके 1 इसको भी माना गया, तो 52 के बाद 53 हो गया। अब व्याकरणाचार्यों में बड़ा मतभेद है, हमारे बच्चे बड़ा परेशानी में फंस जाते हैं। अब हम किसे मान्यता दें? तो शुद्ध वर्ण की संख्या कितनी होती है? 44 बच्चे। मुख्य वर्ण कितने होते हैं? 2। वर्ण के कितने भेद? 2, स्वर और व्यंजन। अधिक से अधिक वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो उसी प्रकार से वर्ण की मुख्य संख्या कितनी होती है? 44। और अगर संयुक्त वर्ण के साथ इसकी संख्या कितनी होती है? 47। और अधिक से अधिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। लेकिन व्याकरणाचार्यों के मतभेद के बाद अब सबको मान्यता दो दिया गया। अब इसमें से हमको कैटेगरी छांटना है। जैसे मान लिया कि परीक्षा में आ गया 44, 47, 48, 49, हम आँख बंद कर 44 को मारेंगे, क्योंकि पहला स्थान जिसको है प्राइज उसको मिलेगा। लेकिन 44 नहीं दिया, 47, 48, 51, 52, तो हम 47, दूसरा स्थान संयुक्त के वर्ण के साथ कितनी संख्या है? 47, दूसरे नंबर को हम अपनाएंगे 47। लेकिन अब 44 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 49, 50, 51, 52, इसमें किसको पहले लेंगे? 52 को, क्योंकि अधिक से अधिक वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है।
लेकिन अब 44 भी नहीं हो, 47 भी नहीं हो और 52 भी नहीं हो, हमको दे दिया 48, 49, 50, 51। तो सबसे पहले कौन आया? 48, 49, 50, 51 में सबसे पहले 48 आ रहा है। इससे अगर ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होंगे, फर्स्ट में 44, सेकंड में 47 और थर्ड में 52, और तीनों अगर नहीं है तो उनमें सबसे जो छोटा है। अब कुछ व्याकरणाचार्य इधर बदलाव किए हैं। नए व्याकरण में कहता है कि भाई 44 के साथ हम अन और आ को लेंगे तो 46 होगा। तो बच्चे हमको सब कुछ जानना होगा, वर्ण के बहुत से भेदों को जानना होगा और बड़े प्रेम से समझना होगा, तब हम वर्ण पर आगे बढ़ेंगे। और वर्ण के बाद वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, और शब्द का प्रयोग कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें, उसका विन्यास रूपांतर होता है, तो उसको शब्द विन्यास कहते हैं। और शब्द को मिलाने से जो वाक्य बनता है, तो वाक्य का रूपांतर और वाक्य का प्रयोग, वाक्य के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको हम वाक्य विन्यास कहते हैं। तो आज बच्चे इतना ही। जय हिंद बच्चे।